हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ उसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे है विथ थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपसे यहाँ से आने के चांसेस है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है और इसको किस प्रकार से याद रखना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपसे 5 नंबर के सवाल में ये पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण के सिद्धांत को लिखे। ठीक है, तो मैंने हालांकि 3 क्वेश्चन बताया हूं, इसमें से आज मैं जो बताने वाला हूं वो हैबर विधि। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो हैबर विधि है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, या फिर अमोनिया के उत्पादन का सिद्धांत पूछा जा सकता है, या फिर अमोनिया के निर्माण, अमोनिया का उत्पादन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार का अगर सवाल आपके एग्जाम में आता है तो वो आपको यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और तीसरा है संस्पर्श प्रकरण द्वारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के सवाल के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ से जो है वो सवाल जो है वो हर बार आता है और इसी के रिगार्डिंग, इसी के इर्द गिर्द जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ से समझ लेना है, उसके बाद आपको इसको लिखना कैसे है उसका मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, इसको लिखना कैसे है और उसका थ्योरी किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमने आपको बता दिया कि यहाँ से सवाल अगर आता है तो किस प्रकार से आएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के सिद्धांत को लिखें, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, या फिर अमोनिया के निर्माण के बारे में लिखे। तो कैसा भी सवाल आएगा वो आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जो है, हाँ, एक सवाल ये भी पूछा सकता है कि हैबर विधि द्वारा व्यावसायिक विधि द्वारा जो व्यावसायिक विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये भी सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। तो समझते हैं करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें ये एक मैंने फिगर बनाया है, इसमें जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होगा, इसको इस पाइप के रास्ते से गुजारा जाता है। ठीक है, और इसको गुजारा जाता है तो यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस और ये जो हाइड्रोजन गैस जाता है, इसका रेशियो रहता है 1:3, यानी कि 1:3 के अनुपात में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इस पाइप के रास्ते से, ये जो 2 नली है इस रास्ते से इसको गुजारते हैं। तो होता क्या है, आगे का केस समझाते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में इस पाइप के रास्ते से गुजारा जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, संपीड़क कक्ष में जाता है। संपीड़क कक्ष, यहाँ पे इसको प्रेशर चाहिए, दाब चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का जब निर्माण किया जाता है तो ये जो अमोनिया का निर्माण है, ये अमोनिया का निर्माण जो है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कारक है जिस पर जो है अमोनिया का निर्माण डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इसको 1:3 के अनुपात में इस पाइप के रास्ते से गुजारा जाता है। ये संपीड़क कक्ष में जाता है, तो संपीड़क कक्ष में दाब लगती है, प्रेशर लगता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, यहाँ आता है अभिक्रिया कक्ष में, इसको बोला जाता है अभिक्रिया कक्ष। ठीक है, ये क्या है, तो ये है अभिक्रिया कक्ष, ये यहीं पर अभिक्रिया आकर के करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो नली आपको दिख रहा है, इसका नाम है संपीड़क पाइप। क्या नाम है इसका जो नाम है वो है संपीड़क पाइप। ठीक है, अब इस संपीड़क पाइप में आएगा तो क्या होगा, उसके बाद अलग अलग इसका जो भी डायग्राम है इसमें मैं को बता देता हूँ किसका क्या नाम है, उसको समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को हमने इस पाइप के रास्ते से गुजारा, ये संपीड़क कक्ष में आता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अभिक्रिया होता है, उतना नहीं होता है। इसके बाद ये कहाँ आता है, अभिक्रिया के कक्ष में आता है, अभिक्रिया कक्ष में आता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया होता है, उसके बाद ये यहाँ से आता है, उसके बाद इस प्रकार से होते हुए ये जो बीकर दिख रहा है, यहाँ पे अमोनिया का निर्माण जो होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है,
ये जो आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:2 के 1:3 के अनुपात में गुजारा। ये जाता है संपीड़क कक्ष में। यहाँ पे अमोनिया का जो निर्माण है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो हमने लिया है वो कितने अनुपात में लिया है, 1:3 के अनुपात में। यानी कि एक जो है, एक अणु जो है वो अगर नाइट्रोजन है तो 3 अणु जो है वो क्या है, हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से अगर नाइट्रोजन की सांद्रता 1 है तो हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, 3 है। इस प्रकार से ये N2 और H2 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना है, 1:3 के अनुपात में हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो N2 और H2 यानी कि N2 और H2 जो है वो आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NH3, जिसको अमोनिया बोला जाता है, और यही अमोनिया है। अब ये जो अमोनिया बना, ये अमोनिया का जो निर्माण हमने किया, ये एक व्यावसायिक विधि हम बता रहे हैं, जिसमें हम यही चाहेंगे कि हमारे पास जो अमोनिया बनकर के तैयार हो, उसकी मात्रा जो है वो काफी ज्यादा रहे। क्योंकि हम कोई भी अगर व्यावसायिक विधि है, व्यावसायिक विधि में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो वो बड़ी से बड़ी मात्रा में होना चाहिए, कम मात्रा में नहीं होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो इस हिसाब से अमोनिया का निर्माण ज्यादा हो सके, इसके लिए जो है कुछ कारक डिपेंड करता है। सबसे पहली बात इसको समझ लेते हैं कि अमोनिया का जो निर्माण है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है, तो अमोनिया के निर्माण के लिए सबसे पहली बात की जो तापमान है, 2 कारक है। पहला नंबर है तापमान और दूसरा नंबर है दाब। यानी कि अमोनिया के निर्माण के लिए 2 कारक, अमोनिया का जो निर्माण है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला कारक क्या था, सबसे पहला कारक है तापमान, दूसरा कारक है दाब। अब तापमान कितना लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, उसको मैं समझाऊंगा। और जो दूसरा कारक है वो क्या है, दाब। ठीक है, तो दाब कितना होना चाहिए, किस प्रकार होगा, उसके बारे में भी, उस पर भी अमोनिया का जो निर्माण है ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारे पास जो अमोनिया बनकर के आएगा वो कितनी मात्रा में आएगा, थोड़ी मात्रा में आएगा या थोड़ी ज्यादा मात्रा में आएगा या बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। तो ये अमोनिया का निर्माण डिपेंड करता है, अमोनिया का निर्माण जो है ये 2 कारक पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तापमान है और दूसरा दाब है, और वो किस प्रकार से है उसको समझते हैं। तो जो अमोनिया का निर्माण है ये इसके लिए जो तापमान है वो निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अमोनिया के निर्माण के लिए तापमान जो है वो निम्न होना चाहिए। निम्न कैसे होना चाहिए, तो देखिए तापमान अगर निम्न लेंगे तो तापमान निम्न लेने के, यानी कि कम लेने के पीछे सिंपल रीजन है। एक नियम आता है ला सातलीय नियम। ठीक है, ला सातलीय नियम। ला सातलीय नियम क्या कहता है, ला सातलीय नियम ये कहता है कि इस अभिक्रिया में जो भी चीज घटित होगा, जो भी घटना होगा, वो उसका विरोध करता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसमें तापमान को निम्न लिया है। क्योंकि व्यावसायिक विधि द्वारा जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो ये एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाता है, उष्मा क्षेपी प्रक्रम हो जाता है। और चूंकि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें से क्या होता है, उष्मा बाहर निकलती है। तो उष्मा बाहर निकल रही है, जैसे कि आपको इक्वेशन पता है, N2 और H2 जो है मिल करके, N2 और H2 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस ही है, तो नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, और ये N2 और H2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, उष्मा साथ साथ उष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोला गया है। अब इसके लिए तापमान जो है वो निम्न क्यों होना चाहिए, तो तापमान अगर निम्न इसलिए रखा गया है क्योंकि ला सातलीय जो नियम है, ये नियम बोलता है, ये नियम क्या बोलता है कि अगर जो भी अभिक्रिया में जो भी घटना घटित होता है वो उसका विरोध करता है। जैसे अगर हम तापमान निम्न रखते हैं, अगर हम तापमान निम्न रखते हैं तो ये अभिक्रिया क्या चाहेगा, ये अभिक्रिया चाहेगा कि हम उस तरफ जाए जिस तरफ तापमान ज्यादा है। और अगर तापमान ज्यादा रखते हैं, अगर तापमान ज्यादा रखा जाएगा, हमने यहाँ पे तापमान कम लिया है, अगर तापमान ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, अगर तापमान ज्यादा ले लेंगे तो ये अभिक्रिया उस तरफ जाएगा जिस तरफ तापमान कम है। तो चूंकि देख सकते हैं कि अभिकारक की ओर, जो अभिकारक में जो भाग लिया है N2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ तापमान है ही नहीं है, तापमान नहीं है। तापमान किधर है, तापमान इधर है, NH3, जो जब हमें अमोनिया बनकर के तैयार हो गया उसके साथ क्या निकलता है, उष्मा बाहर निकल रहा है। तो यानी कि जो उत्पादन की ओर है उस तरफ उष्मा बाहर निकल रही है, जबकि अभिकारक की तरफ उष्मा है ही नहीं, तापमान है ही नहीं। तो क्या होगा, अगर तापमान ज्यादा ले लेंगे, अगर तापमान अधिक ले लेंगे तो क्या होगा, ये अभिक्रिया जो है वो उस तरफ जाना चाहेगा जिस तरफ तापमान कम है, तो अभिक्रिया इस तरफ जाना चाहेगा। और अगर अभिक्रिया इस तरफ जाता है तो ये हमको, हमारे पास जो अमोनिया बनकर के तैयार हुआ है और वो भी क्या होगा, धीरे धीरे घटने लग जाएगा, कमने लग जाएगा। तो हम ऐसा चाहेंगे नहीं कि जो बना बनाया है वो भी बिगड़ जाए। तो ऐसा इसलिए नहीं,
ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, क्योंकि तापमान अगर निम्न रहता है तो ये अभिक्रिया जो है वो लाशातीय नियम के अनुसार उस ओर जाना चाहेगा जिस ओर तापमान जो है वो अधिक है। और तापमान अधिक किधर है, उत्पादन की ओर, क्योंकि इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है और इधर तापमान है ही नहीं, इधर तापमान नहीं है, इधर तापमान है, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकली तो इधर तापमान है। तो ये विक्रिया क्या होगा, इस ओर से इस ओर जाना चाहेगा, यानी कि अमोनिया का निर्माण अधिक से अधिक होगा, इसलिए तापमान जो है वो निम्न रखा गया है। समझ में आ गया होगा तापमान को निम्न क्यों रखा गया है। दूसरा कारक ये भी था कि अमोनिया का जो निर्माण है वो दूसरा कारक पर भी डिपेंड करता है, जो कि है दाब। क्या है, दाब यानी कि प्रेशर। हाँ, दाब क्या होता है सर, देखिए दाब जो है यानी कि प्रेशर जो है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। कैसे, तो इसके लिए अमोनिया के निर्माण के लिए जो प्रेशर है, जो दाब है, वो कितना चाहिए होता है, 200 से 300 एटीएम जो है प्रेशर अमोनिया के निर्माण के लिए चाहिए होता है। अब ये जो दाब है, ये दाब क्या है, उच्च है। दाब क्या है, उच्च है। क्यों, क्योंकि अमोनिया के निर्माण के लिए जो दाब है वो उच्च रखा गया है। तो याद रखिएगा, अमोनिया के निर्माण के लिए दो कारक, अमोनिया का जो निर्माण है वो दो कारकों पर डिपेंड करता है, दो कारक पर निर्भर करता है। सबसे पहला तापमान और दूसरा दाब। तापमान निम्न होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तापमान निम्न होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 700 केल्विन तापमान इसमें होना चाहिए लगभग। और उसके बाद जो दाब है वो दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 200 से 300 एटीएम इसके लिए दाब की जरूरत होती है। अब ये दाब को उच्च क्यों रखा गया है उसको समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे N2 और H2 भाग ले रहा है। N2 यहाँ पे हमने स्टार्टिंग बता दिया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:3, यानी कि 1 मोल, यानी कि एक, अगर नाइट्रोजन की सांद्रता 1 होती है तो वहीं हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर एक नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है तो वहीं पे 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन क्या करता है, वो अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से एक मोल जो है नाइट्रोजन और 3 मोल जो है हाइड्रोजन, इस प्रकार से इधर जब देखा जाए तो 4 लोग हैं, 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, नाइट्रोजन है। तो 4 लोग इधर हो गए। इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ जो अमोनिया बनकर के तैयार हो रहा है, इधर इस तरफ क्या है, केवल 2 है, यानी कि अमोनिया जो बना है उसकी सांद्रता कितनी है, 2 है, क्योंकि 2NH3 हुआ है। ठीक है, तो इधर इस तरफ की जो सांद्रता है वो कितनी है, तो 2 है। तो इस प्रकार से इधर जो 4 लोग दाब लगा रहे हैं, 4 लोग प्रेशर लगाएंगे और इधर 2 लोग प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो जनरली सी बात है कि 4 लोगों का प्रेशर ज्यादा आएगा। अगर किसी दीवार को जो है वो 4 लोग मिलकर के धक्का देंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर उसी दीवार को 2 लोग अगर धक्का देंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि लोगों की संख्या कम है। लोगों की ज्यादा संख्या रहेगी तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 लोग है, यानी कि 4 जो लोग है वो मिल करके दाब लगाएगा तो इधर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। उसी प्रकार से इधर 2 लोग है तो यानी कि 2 ही मोल सांद्रता तैयार हुआ है अमोनिया का, तो इधर दाब जो है, प्रेशर जो है वो कम लगेगा। तो इसलिए अगर दाब को अगर निम्न रखा जाता है, हमने बताया अगर दाब को अगर, हालांकि इसके लिए दाब क्या चाहिए, उच्च चाहिए, लेकिन अगर दाब निम्न रहता है, अगर दाब निम्न रहेगा तो क्या होगा, अगर दाब निम्न रहेगा तो ये अभिक्रिया क्या करेगा, लाशातीय नियम के अनुसार उस ओर जाना चाहेगा जिस तरफ दाब क्या है, अधिक है। अगर दाब कम रहेगा तो दाब अधिक की ओर जाना चाहेगा। तो समझ रहे होंगे कि 4 लोग जिधर दाब लगा रहे उधर दाब ज्यादा है, और जो जिधर 2 लोग है, 2NH3, जो 2 लोग है वो क्या है, दाब लगाएगा तो कम लगाएगा, क्योंकि लोग की संख्या कितनी है, 2 ही है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और अगर इस तरफ जाता है, यानी कि अभिकारक की तरफ जाता है, तो समझ सकते हैं बना बनाया काम जो है बिगड़ सकता है। क्योंकि हम जिस उद्देश्य से आए हैं, जो अमोनिया का निर्माण करना चाहते हैं, और अगर वो होगा ही नहीं तो सारा का सारा जो है वो पानी में फिर जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दाब जो है वो उच्च रखेंगे। दाब उच्च इसलिए रखेंगे ताकि अभिक्रिया जो है वो उस ओर जाए जिस ओर दाब कम हो, और दाब इस ओर कम है क्योंकि इधर 2 ही लोग है, इधर 4 लोग है, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो 4 लोग हो गए। इधर 2NH3 की मात्रा कितनी है, 2 है, तो इधर 2 लोग है, यानी कि इधर जो है वो दाब कम है। तो अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया जो है वो ज्यादा दाब से कम वाले दाब की ओर जाना चाहेगा लाशातीय नियम के अनुसार। इस प्रकार से हम इस अमोनिया के निर्माण के लिए दो कारकों को लेते हैं, 2 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तापमान जो कि निम्न होना चाहिए, और दूसरा दाब जो कि उच्च होना चाहिए। तापमान जो निम्न है वो कितना होना चाहिए, तो 700 केल्विन तापमान लगभग होना चाहिए, और दाब जो है वो लगभग कितना होना चाहिए, 200 से 300 एटीएम। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसको जो है
किस प्रकार से हम अगर इसको लिखते हैं और इसका फिगर बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप अगर डायग्राम को बनाते हैं तो जो एग्जामिनर चेक करने वाले हैं तो उसको अच्छा सा अच्छा इंप्रेशन लगता है और अच्छा लिखावट लगता है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं यहाँ पे होगा क्या। तो हमने बताया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे इस नली के माध्यम से इसमें गुजारा जाता है और ये कहा जाता है संपीड़क कक्ष में जाता है, ठीक है। और जब ये संपीड़क कक्ष में जाता है तो क्या होता है समझिए, संपीड़क पाइप है ये क्या है, ये संपीड़क पाइप है। तो संपीड़क पाइप चूंकि यहाँ पे है संपीड़क पाइप, तो संपीड़क पाइप में क्या होता है कि गैस को द्रव में बदला जाता है। इस संपीड़क पाइप में क्या होता है, गैस को द्रव में बदला जाता है, ठीक है। और होता क्या है उसको समझती है। तो हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का जो निर्माण है, इसको सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका उपयोग लाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हैबर विधि में जब अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है, इस हैबर विधि में जब अमोनिया का निर्माण हो जाएगा तो अमोनिया को सुखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अमोनिया जो बनकर के तैयार होगा NH3, इसको सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है, ठीक है, उपयोग में लाया जाता है ताकि इसको सुखाया जा सके। क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अमोनिया बनकर के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, वो हम इस संपीड़क पाइप के माध्यम से उसको गैस को द्रव में बदल देंगे। तो जब द्रव में बदल गया तो उसको सुखाना पड़ेगा, तो उसको सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है, क्योंकि जो हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया को सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को उपयोग में लाते हैं। और इसके जगह पे एक और चीज है कि H2SO4 जो है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि H2SO4 जो है यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो आपका H2SO4 होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो अमोनिया से अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए हम अभिक्रिया कर लेगा तो उसको तो हम लेंगे साथ में नहीं, तो इसलिए अमोनिया को सुखाने के लिए हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को उपयोग में नहीं लेते हैं। और किसको लेते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया नहीं करता है, उसको सुखाने का ही काम करता है। लेकिन ये H2SO4 सुखाने का काम की जगह पे जिस काम के लिए भेजेंगे वो काम नहीं करेगा, ये अभिक्रिया कर लेता है, तो अभिक्रिया कर लेगा तो काम खराब कर देगा। इसलिए H2SO4 को काम में नहीं लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र याद रखिएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब होता क्या है कि N2H2 गैस जो है उसको संपीड़क पाइप में भेजा जाता है। क्योंकि बता दिए हैं ये जो है ये इस तरह से जोते हुए कहा जाता है संपीड़क में जाता है, जहां पे इसको 200 से 300 ATM दाब पर इसको प्रेशर किया जाता है, दाब दिया जाता है 200 से 300 ATM। इसके बाद ये क्या होता है, ये यहाँ आता है अभिक्रिया कक्ष में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आता है उच्च दाब और उच्च दाब, इसको हाई प्रेशर दिया जाता है 200 से 300 ATM। और ये कहाँ आता है, उच्च दाब के साथ N2H2 जो है अभिक्रिया कक्ष में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अभिक्रिया कक्ष में। ये रहा अभिक्रिया कक्ष। तो ये जो अभिक्रिया कक्ष है, यहाँ पर N2 और H2 जो है वो लगभग हाई प्रेशर के माध्यम से गुजरता है। जो दाब है वो उच्च दाब रहता है और उच्च दाब से होते हुए इसको गुजरना पड़ता है, जो कि कितना है 200 से 300 ATM दाब दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद ये इस संपीड़क जो पाइप है इसके द्वारा होते हुए ये कहाँ आता है, अभिक्रिया कक्ष में आता है। तो अभिक्रिया कक्ष में जब ये आता है, अभिक्रिया कक्ष में जब पहुंचता है, तो अभिक्रिया कक्ष में पहुंचने के बाद यहाँ पे इसको 700 केल्विन तापमान दिया जाता है, ठीक है। और 700 केल्विन तापमान पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करता है। क्योंकि जब ये यहाँ पर N2 और H2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको तापमान दिया जाएगा कितना, 700 केल्विन तापमान। क्योंकि तापमान हमने बताया क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, तो 700 केल्विन तापमान होना चाहिए, ठीक है। तो 700 केल्विन तापमान यहाँ पर दिया जाता है और इसी को अभिक्रिया कक्ष बोला जाता है। ये जो डब्बा वाला हमने बनाया है ये अभिक्रिया कक्ष है। अभिक्रिया कक्ष में क्या होगा, अभिक्रिया करेगा, क्योंकि अभिक्रिया कक्ष नामे है, तो यहाँ पर आकर के क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो N2 और H2 आकर के यहाँ पर 700 केल्विन तापमान पर, 700 केल्विन तापमान जो कि निम्न है, इस पर ये अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। तो जो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है, लगभग 15 से 20% ही अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। 15 से 20% ही क्या होता है, NH3 जो है वो अमोनिया का निर्माण होता है। और क्या होता है, इसके बाद जो N2H2 गैस बच जाएगा वो क्या होगा, इस पाइप से होते हुए संपीड़क पाइप में जाएगा। कहा जाएगा, संपीड़क पाइप में जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो हमें अमोनिया प्राप्त होता है ना, वो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है।
गैस अवस्था में रहता है तो उसको द्रव में बदला जाता है। हमने बताया कि इसको सुखाने के लिए जब यहाँ से ये संपीड़क पाइप से आएगा होते हुए, तो इसको क्या जाएगा, गैस को द्रव में बदल दिया जाएगा। जब गैस को द्रव में बदल दिया जाएगा तो इस द्रव में बदल गया है तो इसको सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को यूज में लेते हैं। उसके बाद ये आगे प्रोसेस बढ़ता है और ये फिलहाल समझ में आया यहाँ तक। तो ये अमोनिया जो है 15 से 20% बनता है, जो संपीड़क पाइप द्वारा अलग कर लिया जाता है। बाकी N2H2 गैस जो है फिर से पाइप के द्वारा क्या करते हैं, यूज में ले लिया जाता है। क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर अभिक्रिया कक्ष में जैसे ही N2 और H2 गैस आएगा, ये अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, NH3 का निर्माण करता है, और यहाँ पे लगभग 15 से 20% ही अमोनिया बन पाता है। बाकी जो N2H2 गैस बच जाता है वो यहाँ से आता है संपीड़क पाइप के रास्ते हुए होते हुए, और ये यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अमोनिया का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे द्रव के रूप में अमोनिया बनता है, ठीक है, लिक्विड के रूप में अमोनिया बनता है, द्रव के रूप में बनता है, और इसको सुखा लेते हैं। ये द्रव के रूप में है। ये जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमोनिया को सेव कर लेते हैं यहाँ पर, और इस यहाँ पर पाइप लगा करके अमोनिया को यहाँ से निकाल लेंगे तो वो द्रव के रूप में रहेगा। और जब द्रव के रूप में रहेगा तो इसको सुखा लेंगे हम किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। इसको कैल्शियम ऑक्साइड से सुखा लेंगे, और बाकी जो N2H2 गैस बच जाएगा उसको फिर से भेज देंगे इस रास्ता से। ये जो रास्ता दिख रहा है, जो नली दिख रहा है, इस नली से हम इसको वापस उसी रास्ते भेज देंगे। तो ये क्या होता है, वापस से इधर जाता है। इस यहाँ पे पंप लगा रहता है, ठीक है, पंप लगा रहता है, और ये N2H2 गैस जो कि द्रव रहता है, ये फिर से ये यहाँ से जाता है और ये यहाँ पर जाएगा। इसको फिर पंप किया जाएगा, और पंप किया जाएगा तो फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा, और फिर से ये अभिक्रिया कक्ष में आता है, फिर से जो अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से फिर से अभिक्रिया करेगा, फिर से क्या होता है, नाइट्रिक अमोनिया का निर्माण होता है। फिर से जो बच जाएगा N2H2 फिर चल जाएगा ये रास्ता से, फिर पंप किया जाएगा, फिर इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलते रहता है। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये हो रहा है अभिक्रिया। तो इस प्रकार ओवरऑल स्टोरी समझ लेते हैं। मेन पॉइंट ये है कि N2 और H2 जो है, यानी कि एक नाइट्रोजन 1 मोल सांद्रता है नाइट्रोजन की, 3 मोल सांद्रता है आपकी हाइड्रोजन की। तो N2 और H2 मिलकर के जो है वो फेरस यानी कि आयरन यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक ये सब क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे और ज्यादा विशेष जानने की जरूरत नहीं है। तो Fe जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, और यहाँ पे हम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य लेते हैं, यूज में लेते हैं मेलिबोडेनियम को, ठीक है। मेलिबोडेनियम जो है वो आपको उत्प्रेरक वर्धक के रूप में है। बाकी आपको पता है 700 केल्विन तापमान चाहिए, 200 से 300 एटीएम दाब चाहिए, और उत्प्रेरक के रूप में आयरन के जगह पे आयरन ऑक्साइड को भी यूज में ले सकते हैं, इसको उपयोग भी कर सकते हैं आयरन के जगह पे। आयरन ले या आयरन उत्प्रेरक बोले, बात एक ही है। और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में मेलिबोडेनियम को लिया गया है। तापमान कितना चाहिए, 700 केल्विन तापमान चाहिए, और 200 से 300 एटीएम तापमान दाब चाहिए। इस प्रकार से N2 और H2 जो है, यानी कि N2 और 3H2 जो है वो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ये थोड़ा लॉजिकल है और ये डायग्राम बेस है, डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया है। तो 5 नंबर के सवाल आपसे 3 पूछे जा सकते हैं, हालांकि एक ही हमने करवाया, ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण हमने करवाया है। आगे और अगर आप लोगों की चाह जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से हम आगे ओस्टवाल्ड विधि, 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, 5 मिनट के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एक तो हमने बता दिया, बचा 2 और हो। तो 2 कौन कौन है, एक है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और दूसरा है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 का निर्माण। समझ में आ गया होगा। ये 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहला हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जो कि हमने अभी करवा दिया है, इसका थ्योरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमने प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। ये तीन क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और बदल बदल के पूछा जाता है। अगर हैबर विधि पूछा जाता है तो वो अगला साल, मतलब इस प्रकार से यही 3 क्वेश्चन फेमस रहता है, चलता है यही क्वेश्चन ट्रेंड में। तो समझ में आ गया होगा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अभी जो हमने समझाया है उसको 5 मिनट और लेंगे, समझा देंगे फिर से कि करना क्या है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि अमोनिया जो है, अमोनिया के निर्माण का व्यावसायिक विधि है ये, जिसमें हम लोग N2H2 को 1:3 के अनुपात में भेजते हैं। N2H2 जो है वो अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, NH3 बनाता है। इसमें नाइट्रोजन की सांद्रता 1 है, हाइड्रोजन की सांद्रता 3 है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है। और ये जब अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है तो ये कितने अमोनिया बनाता है, तो 2 मोल यानी 2NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। और ये एक प्रकार का व्यावसायिक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं अमोनिया का निर्माण। तो अमोनिया का निर्माण दो कारकों पर निर्भर करता है, याद रखना है। अमोनिया का निर्माण दो कारकों पर निर्भर करता है, सबसे पहला तापमान और दूसरा दाब। तापमान कितना चाहिए? तापमान निम्न होना चाहिए, याद रखिएगा। तापमान क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो समझा दिए ना, तापमान निम्न क्यों होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया फिर से प्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा। दूसरा दाब। दाब क्या होना चाहिए? दाब उच्च होना चाहिए। दाब उच्च क्यों होना चाहिए वो भी समझा दिए हैं। अगला, अब ये समझते हैं, ये जो डायग्राम बताए, डायग्राम से ही आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा। और जो बता रहे हैं उसका थ्योरी आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको अगर ये इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ समझते हैं। तो N2 और H2 जो है यहाँ से 1:3 के अनुपात में भेजा जाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को। इस नली के माध्यम से भेजा जाएगा, वो जाएगा संपीड़क कक्ष में। संपीड़क कक्ष में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको 200 से 300 एटीएम दाब पर इसको प्रेशर की दिया जाता है, दबाया जाता है। तब ये संपीड़ित होकर के क्या होता है, ये N2H2 गैस जो है वो कहा जाता है अभिक्रिया कक्ष में जाता है। अभिक्रिया कक्ष में जाता है तो N2H2 गैस जो है वो लगभग 700 केल्विन तापमान पर क्या करता है, अभिक्रिया करता है N2H2 गैस, और क्या बनाता है, NH3 अमोनिया का निर्माण करता है। उसके बाद ये अमोनिया जाता है कहाँ, संपीड़क। ये जो संपीड़क पाइप है, टेढ़ दिख रहा होगा, ये संपीड़क पाइप है। तो इस संपीड़क पाइप से होते हुए कहा जाता है, ये बीकर में जाता है। तो यहाँ से अमोनिया बन गया, तो अमोनिया पूरा नहीं बना है। अगर 100% इसमें से अगर 100% N2H2 गैस मिला करके है तो इसमें से लगभग 15 से 20% ही अमोनिया बन करके तैयार होता है, बाकी सब बच जाता है। तो बाकी जो N2H2 गैस बच गया वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसको फिर से हम यूज में ले लेंगे। तो N2H2 गैस जो है वो इस अमोनिया बन गया है, अमोनिया बना है, और कुछ अनअभिकृत अभिक्रिया नहीं किया है, वो N2H2 गैस एहे में है। ठीक है, तो N2H2 गैस जो अभिक्रिया नहीं किया है वो एहे रास्ते से जाएगा, जो अमोनिया बन गया है वो एहे रास्ते से जाएगा और जाकर के इसमें दब जाएगा। क्योंकि अमोनिया जो बन गया है वो यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। और N2H2 गैस जो बच जाता है, जो अभिक्रिया नहीं करता है, वो क्या होता है, इस रास्ते से पाइप से होते हुए कहाँ चल जाएगा, पंप पे जाएगा। पंप करेंगे, फिर से पंप करके इसको हम वापस से अभिक्रिया कक्ष में भेज देंगे। तो अभिक्रिया कक्ष में फिर से भेज देंगे तो N2H2 गैस फिर से अभिक्रिया करेगा, फिर से अमोनिया बनाएगा। तो इस प्रकार से जो बच खुद जाएगा ना, उसको हम ये पाइप से भेज करके पंप करके फिर से अभिक्रिया कक्ष में भेज देंगे। यानी कि हम यहाँ पे लॉस चाहते ही नहीं है, हमारा हानि होने वाला है ये नहीं है। ठीक है, हानि क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज बाहर इसमें कुछ फेंका नहीं रहा है, जो है उसको हम फिर से यूज में ले रहे हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड है ये चीज अमोनिया के निर्माण का, इसलिए इसको व्यावसायिक विधि में के द्वारा अमोनिया का निर्माण ये भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपका जो अमोनिया बन जाएगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा, जिसको बाद में कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा सुखा लिया जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा। और उसको यहाँ जो आपको नली दिख रहा है, इसके द्वारा अमोनिया को यहाँ बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा व्यावसायिक विधि। इसके व्यावसायिक विधि भी है, 2 क्वेश्चन और भी आते हैं यहाँ से, आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये भी था। आगे भी आपको मैं बता दूंगा टाइम रहा तो। सबसे पहला ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और दूसरा है संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 का निर्माण। ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसका थ्योरी पार्ट अगर चाहिए, थ्योरी पूरा लिखा हुआ है, नीचे टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको जरूर पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गया, पूरा थ्योरी इसका मिल जाएगा, लिखना कैसे है पूरा लिखा हुआ है, अच्छा से A to Z लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है और संस्पर्श क्रम द्वारा H2SO4 का निर्माण किया जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया नीचे कमेंट में आपको बता देना है किस प्रकार आपको ये अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी लगा आपको बता देना जरूरी है। समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो बैठे केयर, जय हिंद।